नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों का सुपर हिट शो राजनीति। क्योंकि दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली का माहौल पहले से गर्म है और अब दिल्ली के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में अपनी इस पहली ही हुंकार में योगी ने साफ संदेश दिया कि दिल्ली चुनाव का असली एजेंडा रहने क्या वाला है। और योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। झूठ बोलने की मशीन, जनता से झूठे वायदे करने, रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिया, हर मुद्दे को निशाना साधा। योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति बांटो और राज करो वाली है। और आपको राजनीति में हमने एक हफ्ते पहले बताया था, जिस दिन स्टार प्रचारकों की सूची में योगी का नाम सामने आया कि योगी जब आएंगे तो दिल्ली के चुनाव की सारी समीकरणों को बदल जाएंगे। क्या कहा जब योगी ने अपनी पहली रैली में? दिल्ली चुनाव में इंपैक्ट क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण को लेकर के दिल्ली के चुनाव की दो पार्ट साफ नजर आ रहे थे। और यह बात साफ थी कि महाराष्ट्र में जो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा, हरियाणा में जो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा, वैसा ही स्ट्राइक रेट क्या दिल्ली के चुनाव में भी रहने वाला है। हालांकि चुनाव प्रचार करने योगी आदित्यनाथ झारखंड में भी गए थे, लेकिन बीजेपी ने सरकार भले न बनाई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट वहां भी बेहतर रहा है। दिल्ली में क्या तस्वीर खींचने वाली है, यह रिपोर्ट उसी की बानगी। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला, और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। करोल बाग में योगी की दूसरी रैली, बटोगे तो काटोगे के पोस्टर लगे।
पोस्टर पर एक हैं तो सेफ हैं भी लिखा है। करोड़ बाग से योगी का अरविंद केजरीवाल पर हमला भी सामने आया। कहा कि दिल्ली का अपराधी है केजरीवाल। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नाम लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की दुर्गति का अपराधी है और झूठे वायदों से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बना दिया। योगी ने कहा कि आप आपके कारनामे देख लीजिए। घुसपैठिए बनाना और उनको बसाना आम आदमी पार्टी का उद्योग है। उन्होंने कहा कि गड्ढों के कारण मुझे 1 घंटे देरी हुई। यानी दिल्ली के अंदर सड़कों की व्यवस्था को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये उस रैली के मंच की तस्वीर जरा आप देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगाज दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हो गया है। करोल बाग में योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन रैली के लिए यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए उतरेंगे। उससे पहले आपको मंच की तैयारियां दिखाते हैं किस तरह से। देखिए, मंच के ठीक आगे जो बैनर लगा है उस पर एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे के नारे वाला ये बैनर जो है सबसे प्रमुखता से लगाया गया है इस मंच के ठीक आगे। बटोगे तो कटोगे बयान को लेकर, अपने इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे, लेकिन इसके बावजूद ये नारा हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक खूब चला। तो योगी आदित्यनाथ की उस मंच की तस्वीर और ये चुनाव के वक्त में कालजयी नारे के समकक्ष खड़ा हो चुका है नारा, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। सामने बड़ा बड़ा बोल्ड शब्दों में यही लिखा हुआ। यानी योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया तो अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया और साफ कहा कि बीजेपी का यही काम है, मुझे गाली देना। बीजेपी वालों से एक पत्रकार ने पूछा, पिछले 10 साल में क्या करा? बोले केजरीवाल राक्षस है। उनसे पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे? बोले केजरीवाल घिनौना है। इतनी गंदी गंदी गालियां दी है, मैं आज लिस्ट लेके आया हूँ सारी गालियों की। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। तो दिल्ली में योगी ने प्रचार का शंखनाद किया तो आज असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के रण में उतरे। ओखला सीट पर रोड शो किया और अब से थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग में रैली करने वाले हैं। लेकिन रैली से पहले शाहीन बाग का माहौल एक पोस्टर की वजह से गर्मा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले से दंगे के आरोपी को टिकट देकर विवादों में घिरी है और अब इस पोस्टर के बाद दिल्ली चुनाव में उनके बारे में चर्चाएं और जोर पकड़ चुकी हैं। दिल्ली के दंगल में भाईजान आएंगे, चुनावी घमासान को और बढ़ाएंगे। शाहीन बाग में पोस्टर लगे, दंगाई को जिताने ओवैसी डटे। शाहीन बाग में इंसाफ की दुहाई, दंगाई के पोस्टर पर सियासत गरमाई। मजलिस दंगा कराना चाहती है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके का राजनीतिक तापमान चरम पर है। थोड़ी देर में यहां असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है और ओवैसी ने अपनी रैली से पहले ओखला में रोड शो कर माहौल भी सेट कर दिया है। मगर शाहीन बाग में ओवैसी की जनसभा से पहले यहां जो पोस्टर लगे हैं उन पर विवाद छिड़ गया। इन पोस्टर्स में दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान और ओवैसी की तस्वीरें हैं। शिफाउर रहमान को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। ये वही शिफा है जिसे दिल्ली दंगे का आरोपी ठहराया गया था। शाहीन बाग की 40 फुटा रोड पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें साफ साफ लिखा है, निर्दोष का साथ निभाना है, हकदार को हक दिलाना है। AIMIM के इस नारे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उसी पोस्टर में नीचे लिखा है कि बोलेगा ओखला, जीतेगा इंसाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओवैसी किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? क्या ओवैसी दिल्ली दंगों के आरोपियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे हैं या ये सब महज एक वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है?
शाहीन बाग, जो पहले CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र रह चुका है, अब AIMIM की चुनावी राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ओखला सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। शाहीन बाग ओखला विधानसभा सीट में ही आता है। कुछ देर में ओवैसी शाहीन बाग से दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे और ध्रुवीकरण का सियासी खेल खेलने की कोशिश करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रखे हैं। इस समय हम लोग शाहीन बाग में हैं, जहां पर MIM के ओवैसी की आज रैली है और उसको लेकर के ही पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। तमाम झंडे यहां पर लगाए गए हैं MIM की तरफ से। उसके साथ ही साथ कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, उन सभी के भी यहां पर झंडे लगे हुए हैं और आप दूर दूर तक भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 40 फुटर रोड है जहां पर MIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी आज रैली है। दिल्ली में जहां योगी आदित्यनाथ ने आज रैली की, वहां से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर शाहीन बाग में योगी के कट्टर प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभा करने वाले हैं। मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते। दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान के समर्थन में ओवैसी की रैली को मुस्लिम वोटों को संगठित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फैक्टर अपनाया था और खूब जुबानी तीर छोड़े थे। एक जीत गया तो क्या होता, बोलेंगे। एक दो जीत गए तो क्या होता, तो उनको आप बोलना हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है, पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी में ओवैसी की पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, लेकिन दिल्ली चुनाव में दंगों के 2 आरोपियों को टिकट देकर AIMIM पूरी तरह से घिर चुकी है और ऊपर से शाहीन बाग में ओवैसी की पार्टी का दावा है कि वो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली दंगों में जिन लोगों पर गंभीर आरोप है, उन्हें टिकट देना और निर्दोष बताना ओवैसी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में योगी हार चुके हैं और अब से कुछ देर में बाद असदुद्दीन ओवैसी भी रैली करेंगे दिल्ली में, लेकिन ओवैसी की रैली शाहीन बाग इलाके में होगी और ये वही शाहीन बाग जहां की आबादी मुस्लिम बहुल है। और आज दिल्ली में जो योगी बनाम ओवैसी की जंग है, उसको लेकर मुसलमान और हिंदू मोहल्ले क्या कह रहे हैं, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा दें। योगी जी का बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट चलता है। नहीं, वो सबके खिलाफ चलता है बिल्डोजर। तो जो गलत है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ चलेगा बिल्डोजर। हिंदू तो एक होएगा और मुसलमान भाई भी वोट देंगे। दिल्ली का चुनावी घमासान तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी आक्रामक रैलियों और मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इन दोनों सियासी हस्तियों को कैसे देख रही है? जी मीडिया की टीम ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुस्लिम और हिंदू मोहल्लों में जाकर लोगों से बात की। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि योगी के बुलडोजर एक्शन के निशाने पर खास तौर पर उनका समाज है। योगी जी का बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट चलता है। जितना भी बुलडोजर चला, संभल में आप देख लो और जहां भी देखोगे वो मुसलमानों के अगेंस्ट चलता है। जितने भी रेपिस्ट हैं या उनको फांसी क्यों नहीं दिलवाते, उसके लिए एक है ना, हमारे ऊपर जो कोर्ट है और न्यायालय है वो काम करेगी ना। योगी जी इतनी जल्दी एक्शन लेते हैं कि कुछ हुआ मुसलमानों के अगेंस्ट, कुछ हुआ जी बिल्डोजर चला दिया, वो दिल्ली में नहीं चलेगा। दिल्ली में बहुत अलग तरह की राजनीति है, यहाँ पे योगी जी का कुछ यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, वो सबके खिलाफ चलता है बिल्डोजर। तो जो गलत है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ चलेगा बिल्डोजर।
अच्छा, जो भी लोग गलत करेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही के खिलाफ चलेगा। जो गलत करेगा उसके खिलाफ ही बुलडोजर चलता है। मुस्लिम मोहल्ले में जो आरोप लग रहे हैं, सच्चाई इससे अलग है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन अपराधियों की जाति, धर्म या समुदाय को नहीं देखता। यूपी में ऐसे मामलों की लंबी फहरिस्त है जिसमें हिंदुओं के खिलाफ भी बुलडोजर गरजा है। जनवरी 2024 में माफिया विनोद कुमार उपाध्याय को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2024 में माफिया सुंदर भाटी की 4 करोड़ 69 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क हुई थी। मई 2023 में गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया था। उसकी भी संपत्ति योगी सरकार ने कुर्क की थी। जून 2023 में माफिया अजीत शाही के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला था। ऐसे ही एक नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिनसे ये साफ हो चुका है कि योगी सरकार धर्म देखकर एक्शन नहीं लेती। एक तरफा जो अभी किया जा रहा है एक्शन, सिर्फ एक्शन मूड में है। जो है योगी साहब बस एक ही तरफ है कि मुसलमानों का घर ढाया जाए, गिराया जाए, जैसे भी है। सिर्फ उन्होंने ही गलती किया है। वो तो वहाँ से जो है ना बिल्डोजर चलवा रहे हो ना, उनसे ही फुर्सत नहीं है। योगी बाबा तो बिल्डोजर बाबा। वो तो कहते हैं कि गलत आदमियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं ना। नहीं, मासूम लोगों के, गरीब लोगों के, मजलूम लोगों के ऊपर भी बिल्डोजर चलते हैं। करता है क्या, घर तोड़ते हैं 200 लोगों के एक के बदले। हर कौम पे चलता है, ब्राह्मण पे भी चलता है, ठाकुर पे भी चलता है। जैसा जो करता है वैसा उस पर चलता है। नाजायज किसी पे नहीं चलता है। और यूपी में इतना बढ़िया माहौल है बाबा का, पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा। फर्स्ट नंबर पर है बाबा। बाबा की राजनीति से बढ़िया राजनीति आज तक यूपी में हुई नहीं कभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपनी फायर ब्रांड आवाज, बुलडोजर एक्शन और अपराधियों के काल के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी ने बीजेपी के पक्ष में मजबूत माहौल बनाने की कोशिश की है। तो वहीं शाहीन बाग के मुस्लिम ओवैसी के प्रत्याशी को जिताने के हुंकार भर रहे हैं। नहीं देखो, योगी तो बस एक ही धुन में लगा हुआ, बिल्डोजर में लगा हुआ और बदमाशों में लगा हुआ। कभी उसने ये नहीं देखा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनकी परवरिश कैसी हो रही है, कि क्या माहौल बन रहा है, क्या नहीं। बस उसे तो एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम बिल्डोजर चलाओ, ये कर दो। इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, वो बिल्डोजर पे लगा हुआ है। इस प्रकार से बाबा ने कानून व्यवस्था लागू करी है। बदमाशों को अंडरग्राउंड कर दिया। बदमाश इधर उधर छुपते भाग रहे हैं। तो ऐसी कानून व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए उसी हिसाब से। योगी जी जहाँ जाएंगे वो उनका झंडा गड़ेगा और ये बीजेपी सीट जीतेगी ओखला विधानसभा। योगी का झंडा गड़ेगा, हिंदू तो एक होएगा और मुसलमान भाई भी वोट देंगे मनीष भाई को इस बार। अच्छा। हाँ, हिंदू बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के प्रहरी की है। लोगों का मानना है कि उनकी रैलियों से बीजेपी को भारी फायदा होगा। तो वहीं मुस्लिम मोहल्ला कह रहा है कि दिल्ली में योगी फैक्टर काम नहीं करेगा। हमेशा मोहब्बत की बात चलती है, योगी की बात यहाँ नहीं चलेगी। और रैली आज कर रहे हैं, तो रैली करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका काम है, वो नेता है, बाबा है। बाबा अपना वहाँ मठ से आ गए बेचारे और आकर बुलडोजर चला रहे यूपी में। वहाँ तो काम नहीं कर पा रहे, अब वहाँ नहीं काम कर पा रहे, यहाँ पर बरगलाने के लिए आए हुए हैं। तो जनता यहाँ की पढ़ी लिखी है, समझदार है, बाबा के चक्कर में नहीं आने वाली। और एक तरफा सिफाउर रहमान को यहाँ से कामयाब बनाकर असेंबली में भेज रही है और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, राजनीति का एक वो है आज का, ये राजनीति का जो चल रहा है सब जगह, ये कहते हैं ना महोत्सव है एक इलेक्शन का। तो उसमें सब पार्टियाँ अपने अपने उनके कार्यकर्ता होते हैं। मैं तो एक आम जनता के उससे कहता हूँ, एक वोटर होने के नाते, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो गलत को गलत होना चाहिए, सही को सही होना चाहिए। हिंदू मोहल्ला कह रहा है कि योगी जहां भी जाते हैं हिंदू समाज एकजुट हो जाता है। दिल्ली में उनकी एंट्री से बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलेगी। तो वहीं शाहीन बाग की जनता योगी की कार्यशैली को घेर रही है। हो गया यूपी में क्राइम खत्म, उससे ज्यादा कम तो दिल्ली में क्राइम है भाई। यूपी में कहाँ खत्म हो गया, हाथरस कांड है, पता नहीं कितने कांड है यार यूपी में। कहने से थोड़ी ना हो जाता है, ग्राउंड पे देखो आप, खत्म हुआ क्राइम, ये बताइए। नहीं है ना, तो कहना क्या है, कह तो कुछ भी सकते आदमी। देखो हम सब हैं, शिफा भाई के साथ हैं यहाँ पे। योगी बाबा से सीखने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश की हर गांव में, हर कस्बे में घूमिए आप, रोज मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, लाइटें मिलेगी, प्रशासन और सारी व्यवस्था सही मिलेगा। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और बीजेपी उनकी इसी छवि का फायदा दिल्ली चुनाव में उठाना चाहती है। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो एक तरफ सीएम योगी दिल्ली में विरोधियों पर जुबानी बारूद बरसा रहे हैं, तो वहीं योगी फोर्स यूपी के खूंखार बदमाशों के खिलाफ एक्शन में। यूपी के 4 जिलों में पुलिस से बदमाशों का एनकाउंटर होता है। मेरठ में बीती रात एक बड़ी कार्रवाई में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले शातिर बदमाश सरफराज उर्फ बूटन को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया। सरफराज पर मेरठ, बागपत, बुलंदशहर सहित वेस्ट यूपी के अन्य जिलों के थानों में 24 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बुलंदशहर में 25,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में घायल किया। बदमाश के कब्जे से बाइक बरामद हुई, तमंचे बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए। ये इनामी बदमाश सम्राट है, जिस पर अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। तो बाराबंकी में पुलिस ने राइस मिल लूट के आरोपी को मुठभेड़ में घायल किया। शातिर अपराधी नन्हे उर्फ नेत्रपाल को पैर में गोली लगी, इसके पास तमंचा कारतूस बरामद हुआ। फिरोजाबाद में रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ। और एक्शन सिर्फ बुलेट का नहीं बल्कि एक्शन बुलडोजर का भी उत्तर प्रदेश में है। यह बुलडोजर अवैध कब्जे पर और अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला। यूपी के कई इलाकों में आज बुलडोजर के प्रहार की तस्वीरें सामने हैं, जो बताता है कि योगी सरकार में भूमाफिया पर योगी का शिकंजा कैसे कसा हुआ। कहीं खेतों में दौड़ा बुलडोजर, कहीं जंगल में चला पीला पंजा, कहीं अवैध कॉलोनी हुई जमींदोज, कहीं सड़कों को किया गया सपाट। यूपी के 4 शहरों से आई ये 4 तस्वीरें योगी सरकार में अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की ताज़ा गवाही है। अमरोहा से गोंडा और बरेली से चंदौली तक अवैध कब्जा करने वालों को बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे रही है। अमरोहा में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी की जमीन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। सचिन चौधरी की यह जमीन अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर थी, जिस पर सचिन चौधरी होटल बनाने वाले थे। हालांकि सचिन चौधरी ने एमडी अधिकारियों पर बिना नोटिस के बाउंड्री तोड़ने का आरोप लगाया है। हमने 2021 में उसकी बाउंड्री अथॉरिटी के मानने के हिसाब से 1.5 मीटर की थी, जिसमें आज कुछ लोग वहां पहुंच के उसे तोड़ आए हैं। और मेरे पूछने में बताया गया कि ऊपर से आदेश है, जबकि हमने अथॉरिटी के आरटीआई के हिसाब से ही पहले हमने परमिशन मांगी थी इनसे। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर प्राधिकरण का बुलडोजर कब्जा। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी को खबर मिली थी कि 4 जगहों पर हजारों वर्ग मीटर की जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है। बीडीए ने नोटिस जारी किया था, मगर फिर भी निर्माण जारी रहा, जिसके बाद पीले पंजे की मदद से वहां की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। चंदौली में भूमाफिया ने जंगल की जमीन भी नहीं छोड़ी थी। यहाँ के चंद्रप्रभा रेंज में झोपड़ी बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने एक्शन लेते हुए यहाँ बुलडोजर चला दिया। वन विभाग के इस एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। वहीं वन विभाग का कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जहाँ पे वन विभाग की पहाड़ियाँ हैं, इसके किनारे लोगों ने झोपड़ियाँ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ था। तो आज चंद्रप्रभा के सारे स्टाफ मेरे निर्देशन में उस ग्राम के पहाड़ी के नीचे जो भी झोपड़ियाँ बनी गई थी उनको तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। गोंडा जिले में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका की टीम लगातार सख्त कदम उठा रही है। यहाँ डीएम के आदेश पर नगरपालिका ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए पटेल नगर पूर्वी क्षेत्र में पिछले कई सालों से अवैध कब्जा किए गए नजूल की जमीन को मुक्त कराया। इस दौरान कई बुलडोजर से नगरपालिका ने कई टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया, साथ ही यहाँ सफाई अभियान भी चलाया गया। दरअसल यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से अतिक्रमण और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मुहिम जारी है और इस मुहिम का नतीजा हर दूसरे दिन ऐसी तस्वीरों में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऐसा ही बुलडोजर एक्शन कानपुर से भी सामने आया। यहाँ के मुस्लिम मोहल्ले में अवैध कब्जे के खिलाफ आज बुलडोजर तेज रफ्तार में दिखाई पड़ा, जिसे देखकर अवैध दुकान चला रहे लोग अपना सारा सामान समेटते हैं और वहां से भागते हुए नजर आते हैं। भारी संख्या में फोर्स है, चाहे हिंदू क्षेत्र हो चाहे मुस्लिम क्षेत्र, दोनों आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान हटाया जा रहा है। हम कब तक चलेगी कार्रवाई? हम जब तक क्या कहते हैं पूरा साफ नहीं कर लेंगे। ये सभी शहर में कहाँ तक अभी चल चुका है? पूरे शीशा मऊ और उसला अस्पताल, अब ये आज कई जगह पक्के निर्माण लोगों ने कर रखे हैं, निर्माण तोड़वाए हैं। आगे कार्रवाई चलती रही निरंतर। महापौर के साथ पुलिस फोर्स भी साथ में है।
भैया पुलिस फोर्स और जनता भी तो है हमारे साथ। ये लोग कहाँ है? जनता है, सभी का सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी जो हमारे करते हैं। यदि महापौर प्रमिला पांडे जो उनकी अगुवाई में लगातार बुलडोजर कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, तो मंदिरों के बाद अब महापौर बुलडोजर निकली है और अवैध कब्जों को हटाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर। और दिव्य महाकुंभ में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है वो वक्फ बोर्ड का है। अब इस विवाद की चिंगारी काशी तक पहुंची। वाराणसी जिला प्रशासन की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में दावा है कि काशी की 25% सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। सोचिए 25% जमीन। काशी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, जिस काशी के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव की बसाई नगरी, उसी काशी से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसपे खुलासा हुआ कि 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है। प्रशासन के सर्वे में यह बात सामने आई कि काशी की 1/4 सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में। यह खुलासा लखनऊ में वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की बैठक में हुआ, जहां जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में 1637 जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम है। इनमें से 1537 जमीन सुन्नी समुदाय की और 100 जमीन शिया समुदाय की है। इस रिपोर्ट में बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि इन 1637 जमीनों में से 406 जमीनें सरकार की प्रॉपर्टी हैं, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया। काशी की जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है उसमें ज्यादातर हिस्से में कब्रिस्तान है। अब ये रिपोर्ट वाराणसी जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को भेज दी। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसके सेक्शन 37 के अनुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट वाराणसी में 1637 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं। पूरे यूपी में किए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि वक्फ बोर्ड की 68% जमीन सरकार की है, लेकिन वाराणसी में 25% जमीन ऐसी है जिस पर गैर कानूनी तरीके से वक्फ का नाम दर्ज है। वही मुस्लिम समुदाय आरोप लगा रहा है कि ये रिपोर्ट गलत तरीके से बनाई गई है। अगर जो कब्जा अगर वाकई में सरकारी संपत्ति पे कब्जा है तो वह गलत है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि वक्फ एक्ट जो है, वक्फ बोर्ड जो है, वो भी तो उत्तर प्रदेश सरकार का अधीन है। उसमें भी IAS रैंक के अधिकारी बैठते हैं, ट्रिब्यूनल अदालत है उसमें। तो ये तो मामला ये हुआ कि जांच में ये बात खुल के सामने आई कि इतना गलत है, मगर अभी बहुत सी बातें हैं। फिलहाल प्रशासन ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अब सरकार के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन शुरुआती जांच में यह पुख्ता हो चुका है कि वाराणसी में वक्फ बोर्ड ने 406 जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। दिनेश मिश्रा, वाराणसी, जी मीडिया। और अब वो खबर जो मुंबई की महानगरी को टेंशन में डाल सकती है। सलमान खान के घर फायरिंग और सैफ के घर में घुसकर हुए हमले के बाद कॉमेडियन कपिल शर्मा को पाकिस्तान से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। कपिल के अलावा एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई। चारों सेलिब्रिटीज को धमकी भरा ईमेल आया, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच बहुत तेजी के साथ की जा रही है। पहले सैफ और सलमान पर हमला, अब कॉमेडियन ब्रिगेड पर निशाना। पाकिस्तानी डॉन के टारगेट पर बॉलीवुड। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टर्स की ऐसी काली नजर पड़ी है कि हर कलाकार खुद को खौफ के साए में महसूस कर रहा है। और इस लिस्ट में सुपरस्टार सलमान और सैफ अली खान के बाद नया नाम कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा का है। कपिल शर्मा को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने मेल पर लिखा है, तुम पर है नजर। पाकिस्तान के IP एड्रेस से भेजा जान से मारने की धमकी वाला ईमेल। धमकी देने वाला कौन है? उसने कपिल शर्मा के अलावा बॉलीवुड के कितने सेलिब्रिटीज को भेजा धमकी भरा ईमेल? ये सब आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि धमकी देने वाले ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव चैट की। जी न्यूज से चैट में धमकीबाज ने बॉलीवुड सितारों को लेकर बड़ी बात कही है। जी न्यूज ने पूछा, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? धमकीबाज ने जवाब दिया, मेरा मंसूबा खतरनाक है, मेरे पास और भी बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट। बॉलीवुड को खत्म कर दूंगा। बॉलीवुड में कोई निर्दोष नहीं है। सैफ को 1 महीने पहले चेताया था। सुना आपने? धमकीबाज ने जी न्यूज से खुलेआम कहा कि उसका टारगेट बहुत बड़ा है। उसने समूचे बॉलीवुड को खत्म करने की धमकी दे दी। ईमेल भेजने वाले ने ईमेल पर अपना नाम Don436 रखा है। इसी ईमेल आईडी पर धमकीबाज ने जी न्यूज संवाददाता से बात की।
अभिनेता राजपाल यादव और कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देने वाले शख्स से जब जी न्यूज़ ने बात करनी शुरू की तो सबसे पहले हमने उसका नाम पूछा। उसने अपने नाम के आगे बोला, मैं डॉन हूं और मेरा यही नाम है। धमकीबाज ने एक पोस्टर जारी कर दावा किया है कि उसने कपिल शर्मा से पहले बॉलीवुड स्टार्स को धमकी भी दी। इस पोस्टर में शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान और इमरान खान की तस्वीरें हैं। धमकी वाले इस पोस्टर पर 14 दिसंबर 2024 की तारीख है, जिसमें लिखा है, मैं सभी बॉलीवुड माफियाओं को खत्म करने जा रहा हूं। बड़ी हैरानी होने वाली है। जी न्यूज़ के साथ ईमेल पर बातचीत करते हुए इस आरोपी ने कहा कि उसने पहले ही सैफ अली खान को वार्न किया था और ये वार्निंग उसने 1 महीने पहले दी थी। इसके साथ ही उसने एक पोस्टर साझा किया और बताया कि इस पोस्टर के जरिए उसने सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान, आमिर और इमरान खान को वार्न किया था। धमकीबाज ने ईमेल में लिखा है कि वो इन सेलिब्रिटीज की एक एक एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है। धमकी देने वाले ने ईमेल में आगे लिखा है कि ये कोई पब्लिक स्टंट या आपको परेशान करने की कोशिश नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बहुत गंभीरता से लें और गोपनीयता बनाए रखें। हम अगले 8 घंटे में ईमेल का रिएक्शन चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया और तब हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर असर डाल सकता है। ईमेल में कपिल शर्मा को ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार, पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों को भी जान से मारने की धमकी मिली है। अब मुंबई पुलिस FIR दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। टीम राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का IP एड्रेस है। विष्णु गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हालचाल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, इनके फोटो उसमें अटैच किए गए हैं। जैसे पास्ट में उनकी हत्याएं हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि धमकी वाले ईमेल में दावा किया गया है कि उसने सेलिब्रिटीज की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी हुई है। इससे साफ है कि धमकीबाज इन सेलिब्रिटी को फॉलो करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के IP एड्रेसेस से भेजे गए ईमेल पर धमकीबाज ने बड़ा दावा किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मेरी स्थायी लोकेशन नहीं है। फिलहाल मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। 8 महीने पहले मैं भारत में ही था। इस मामले में अब तक कपिल शर्मा की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि मुंबई के कई सेलिब्रिटीज ने धमकी मामले पर चिंता जाहिर की है। सेलिब्रिटी अपने आप को न्यूज में रखने के लिए रील्स भी बनाता है, लोकेशन भी शेयर करता है, बोलता भी है कि हम पहुंच गया है, बट फिर उसकी सिक्योरिटी क्वेश्चन में आती है। तो इसलिए आई प्रिज्यूम कपिल शर्मा जी खुश नहीं होंगे ऐसा ईमेल पढ़ के, बिकॉज ईमेल इज अ लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड IP एड्रेस ट्रैक कर दिया गया है। एंड आई रियली होप ही इज स्ट्रांग इनफ, वाइज इनफ, काम इनफ। जाहिर है कुछ दिनों पहले ही सैफ के घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया, जबकि 2 महीने पहले सलमान के घर पर गोली चलाई गई थी। और अब मुंबई की खान ब्रिगेड के साथ साथ कॉमेडी एक्टर्स को मिली ये धमकी बेहद चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 दिन पहले सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। सैफ जब लौटे तब काफी जोश में दिखाई पड़े थे, काफी फिट लग रहे थे, जिसके बाद सैफ की फिटनेस और जल्द रिकवरी को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। पहले शिंदे गुट ने हमला बोला, अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने सैफ अली खान पर एक विवादित बयान दिया। सैफ अली खान को चाकू लगने के बाद उनकी जल्दी रिकवरी पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बांग्लादेश पहले काय करते मुंबई में। जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इसे चमत्कार बताया। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सवाल उठाया है कि क्या सैफ एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर नितेश राणे ने कहा कि मुंबई में बांग्लादेशी अब लोगों के घरों में घुसने लगे हैं। बांग्लादेशी शायद सैफ को ले जाने आए थे। अच्छा है, कचरा उठाया जाना चाहिए। यही नहीं, नितेश राणे ने सैफ के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर भी हैरानी जताई। राणे ने कहा कि क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई। बांग्लादेश पहले काय करते मुंबई में त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेके जाऊ आम्हाला।
त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय आला याला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते. पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात. पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझा मुंबऱ्याच्या जितो नाही आला बिळाच्या बाहेर. ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर. तिला बरोबर सैफ अली खानचीच चिंता आहे, शाहरुख खानच्या मुलाचीच चिंता आहे, नवाब मलिकचीच चिंता आहे. कधी कुठला हिंदू कलाकार की चिंता करताना ऐकले? सैफ अली खान 21 जनवरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। घर लौटते वक्त सैफ काफी जोश में और रिलैक्स दिखाई दिए। सैफ के घर लौटने के 24 घंटे भी नहीं बीते कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सैफ पर हुए हमले पर सवाल उठा दिया। निरुपम ने कहा कि जिन पर 6 बार चाकू से अटैक हुआ वो 5 दिनों में इतना फिट कैसे हो सकते हैं। इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब इसका खुलासा मेडिकल सेक्टर करेगा, हिलेलावती अस्पताल करेगा और सैफ का परिवार करेगा। बाकी जो छानबीन हो रही है उस बारे में मुंबई पुलिस को भी बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। हालांकि सैफ की रिकवरी के बारे में डॉक्टरों ने कहा कि किसी मरीज की रिकवरी इस पर निर्भर करती है कि चोट कितनी आई है और इसने किन अंगों को नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी शरीफुल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शरीफुल इस्लाम का बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस पर शरीफुल इस्लाम का नाम बांग्ला में और अंग्रेजी में लिखा है। शरीफुल को 21 नवंबर 2019 को बरिशाल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया। शरीफुल इस्लाम का ड्राइविंग लाइसेंस 21 फरवरी साल 2020 तक ही वैध था और इसके मिलने के बाद शरीफुल इस्लाम के बांग्लादेशी होने पर पुलिस ने मुहर लगा दी। अब पुलिस ये जांच करेगी कि शरीफुल इस्लाम महाराष्ट्र और मुंबई में कैसे और किसके जरिए पहुंचा, कहां रुका, अब तक क्या क्या किया। साथ ही पुलिस जांच करेगी कि शरीफुल की मदद किन किन लोगों ने की भारत आने से लेकर भारत में रहने तक। तो एक तरफ महाराष्ट्र में बांग्लादेशी हमलावर पर सियासत जारी है, तो बांग्लादेश यूनुस सरकार की साजिश भी चरम पर है और इसी साजिश में अब शामिल हुआ है पाकिस्तान। ताजा मामला यह कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की टीम पहुंची ढाका और इस दौरे से पहले बांग्लादेशी आर्मी भी पाकिस्तान जा चुकी है। भारत के खिलाफ पाक बांग्लादेश की साजिश। ढाका क्यों नहीं पहुंचा पाकिस्तानी ISI डेलीगेशन। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश की करीबी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कट्टरपंथियों के बहकावे में फंसे तानाशाह यूनुस को लगता है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने से बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने मायाजाल में फंसा लिया है और अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यह बात शायद यूनुस को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से 4 महीनों में 3 बार मुलाकात की। हाल ही में बांग्लादेश आर्मी के हाई लेवल डेलीगेशंस ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब ISI की हाई लेवल टीम ढाका पहुंची है। ISI की टीम 24 जनवरी तक ढाका में रहने वाली है। भारत के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती चिंता का सबब बन सकती है, खासकर तब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI की हाई लेवल टीम में कौन कौन शामिल है।
और उसको लेकर भारत को क्यों अलर्ट रहने की जरूरत है। आईएसआई की हाई लेवल टीम में मेजर जनरल शाहिद अमीर अशरफ शामिल है। मेजर जनरल शाहिद अमीर अशरफ पहले चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। आईएसआई की टीम में 2 ब्रिगेडियर लेवल के अफसर मौजूद हैं। ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी आलम आमिर अवान और मोहम्मद उस्मान जतीफ टीम में शामिल हैं। आईएसआई के दौरे के पीछे मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बनाने की दलील दी गई है। खबरों के मुताबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी बांग्लादेश दौरे पर गए हैं। ऐसा दशकों में पहली बार है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस तरह की करीबी देखी जा रही है। शायद यूनुस भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने 1971 से पहले बांग्लादेश की क्या हालत कर रखी थी और कितने जुल्म और सितम किए थे, जिसके खिलाफ भारत ने आवाज उठाई और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद अब बात तालिबान। अमेरिकी राष्ट्रपति का दोबारा पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की खास दोस्त और खूंखार आतंकी खान मोहम्मद को रिहा कर दिया, जिसके बाद इस सवाल उठने लगी कि क्या ट्रंप तालिबान के सामने झुक चुके हैं, क्योंकि अलकायदा के इसी आतंकी की रिहाई से पिछली बाइडेन हुकूमत ने इनकार किया था। तालिबान के आगे झुक गया अमेरिका। ट्रंप ने लादेन के खास दोस्त को रिहा किया। एक जमाने में अलकायदा का एक्स चीफ ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए नासूर बन गया था, क्योंकि 9/11 हमले के बाद अमेरिका का ही वर्ल्ड टारगेट था किसी भी तरह लादेन का खात्मा। अमेरिका की यह हसरत 9/11 हमले के 10 साल बाद 2011 में पूरी हुई, जब पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को परिवार समेत अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने ढेर कर दिया। मगर अब उसी लादेन के खासम खास और अलकायदा आतंकी खान मोहम्मद को अमेरिका ने रिहा कर दिया। दरअसल अब से करीब 2 दशक पहले 9/11 हमले के 2 साल बाद अमेरिका ने लादेन के बेहद खास दोस्त खान मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2006 में अमेरिका ने अलकायदा आतंकी खान मोहम्मद को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद खान मोहम्मद को अमेरिका ले जाया गया, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको आगे बताएंगे कि जिस खान मोहम्मद को अमेरिका ने रिहा किया वो कितना खूंखार है और अमेरिका में किस जुर्म की सजा काट रहा था। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि तालिबान के सामने आकर अमेरिका को क्यों झुकना पड़ा। दरअसल अफगानिस्तान तालिबान ने 3 अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाया हुआ है। तालिबान की मांग थी कि अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले अमेरिका की जेल में मौजूद अफगानी आतंकवादियों को रिहा किया जाए। तालिबान की अफगान सरकार ने अमेरिका से इसके बदले अलकायदा आतंकी खान मोहम्मद की रिहाई की शर्त रख दी। हालांकि बाइडेन हुकूमत ने तालिबान के इस मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही ओसामा बिन लादेन के खासम खास खान मोहम्मद को गुआंतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया। जवाब में अफगानिस्तान तालिबान ने भी 2 अमेरिकी नागरिकों को अपनी जेल से आजाद कर दिया। राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।